शुरू। आज इस आभासी पटल पर उपस्थित आप सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का इस आयोजन में स्वागत है, अभिनंदन है। विशेष रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि, विषय विशेषज्ञ मान्यवर श्री अनिल जोशी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन एवं अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अमरावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, थाईलैंड हिंदी परिषद, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आशा पारेस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन और जो हमारी समूह की बहुत सी पत्रिकाएं हैं, उन सबके संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता के 200वें वर्ष के अवसर पर 30 मई 2025 से 30 मई 2026 तक मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता वर्ष के अंतर्गत 30 मई से 30 जून 2025 तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी माह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम सब उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में आज का जो विशेष अवसर है वो है 24वां विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और निश्चित रूप से हम सब इस दिवस के पक्ष में है। बाल मजदूरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा का विषय है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, इसके विविध आयाम। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं मान्यवर श्री अनिल जोशी जी, जिनका कई दशकों का वैश्विक स्तर पे हिंदी प्रचार प्रसार का अनुभव है। कई दशकों का आपका गृह मंत्रालय में अनुवाद ब्यूरो में कार्य करने का अनुभव है। आप करीब 1 दशक तक विदेशों में रह के राजनयिक के रूप में रह के आपने हिंदी का वैश्विक प्रचार प्रसार किया है। उसके पश्चात आप जब भारत लौटे तो भारत में सरकार ने आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष पद पर नामित किया और आपने पूरे भारत सहित विश्व की अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर सैकड़ों कार्यक्रमों का आयोजन किया और केंद्रीय हिंदी संस्थान को अपना नेतृत्व प्रदान किया। परिचय में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो परिचय है वो हमारे वार्तालाप के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो मान्यवर अनिल जोशी जी को और अधिक गहराई से जानेंगे। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मान्यवर श्री अनिल जोशी जी। इससे पहले कि हम संवाद की श्रृंखला में आगे बढ़ें, मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ जो है वो आपके वचनों से हो। मान्यवर श्री अनिल जोशी जी। ये जो है वो कई गाड़ियां होती हैं जो अपनी अपनी गति से चलती हैं। जब शैलेश जी कुछ भी चीज चलाते हैं तो बुलेट ट्रेन की गति से चलाते हैं। 30 दिन का कार्यक्रम करना बहुत बड़ी चुनौती है। हम तो प्रति सप्ताह वैश्विक कार्यक्रम करते हैं, तो मैं इनकी हिम्मत की, समझ की और दृष्टि की दाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका संकल्प और इनकी जो क्षमता है उसको बनाए रखे। और आप सब लोग भी जो जुड़े हैं या जो इसको देखेंगे, हिंदी की वैश्विकता में रुचि रखते हैं कि हिंदी कहाँ है, कितनी है, हिंदी के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या हिंदी वैश्विक है, विदेशों में भाषाओं की क्या स्थिति है, किन देशों में कैसी स्थिति है, अमेरिका में कैसी है, इंग्लैंड में कैसी है, जो गिरमिटिया देश हैं उनमें कैसी है। तो आज की बातचीत में हम लोग प्रयास करेंगे कि चर्चा के दौरान आपको कुछ अंदाजा इस रूप में भी लग सके कि मुझे ऐसा एक सहयोग बना कि दोनों अलग अलग प्रकार के देशों में रहने का मौका मिला। जैसे मैं ब्रिटेन में 2000 से 2005 तक था जी, तो एक यूरोपीय देश है, वो आधुनिक देश है, और एक गिरमिटिया देश यानी फिजी में 2015 से 2019 तक में रहा। तो जब मैं वहां पर रहा तो फिर एक कैसे लोग भारत से आए थे, वो लोग क्या सोचते हैं, वहां पर किन चीजों को विशेष रूप से मान्यता मिलती है, तो वो देखने का, जानने का अवसर मिला। और फिर जिन देशों में रहते हैं स्वाभाविक रूप से उनके आसपास के देश, और फिर जब हम वैश्विक रूप से
सक्रिय हो गए तो विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से कई देशों में जाना हुआ। जैसे उदाहरण के लिए सूरीनाम है, जैसे मॉरिशस है, जैसे अभी हम 23 में फिजी में गए थे। तो एक वैश्विक स्तर पर भाषा की क्या स्थिति, संभावनाएं, उपलब्धियां, चुनौती हैं, उसका एक थोड़ा सा अंदाजा लें। जी। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, ये आज के जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, ये लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़कर विशेषज्ञ नहीं बने हैं। आपको वैश्विक स्तर पे हिंदी का प्रचार-प्रसार करने का, वैश्विक स्तर के जो 60-70 अलग-अलग देशों के लोग हैं, उनसे सीधे संपर्क, उनके काम को समझने का, उनसे बातचीत करने का, उनके साथ बहुत से आयोजन करने का, इस तरीके के बहुत सारे जो व्यावहारिक अनुभव हैं, उन अनुभवों से तैयार हुए हैं आज के जो विषय विशेषज्ञ हैं। वैश्विक हिंदी परिवार के बारे में मेरी जहाँ तक समझ है, दुनिया में जितने भी हिंदी से जुड़े लोग हैं, सब परिचित हैं। और इस परिवार में मैं हालांकि उतना सक्रिय उसका अंग नहीं हूँ, लेकिन बहुत से जो 70 देश हैं, उसके बहुत से लोग उसमें सक्रिय रूप से मान्यवर अनिल जोशी जी के नेतृत्व में निरंतर, जैसा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया, प्रति सप्ताह वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और हाल ही में वैश्विक हिंदी परिवार के 5 वर्ष जो है, 8 जून को एक कार्यक्रम मनाया गया दिल्ली में, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि 5 नहीं, ये वैश्विक हिंदी परिवार 50 वर्ष चले, 500 वर्ष चले, और जो हमारी अगली पीढ़ी है हमारे बाद, वो इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाती रहे। इसमें महत्वपूर्ण आयोजन जो अलग अलग विषयों पर हिंदी के जो भी आवश्यक या प्रासंगिक विषय होते हैं, उन पे कार्यक्रम किए जाते हैं, और बड़ी संख्या में इससे लोग जुड़ते हैं। ना सिर्फ ऑनलाइन जो बैठक होती है उस समय लिंक होकर, सिंक होकर, बल्कि यूट्यूब के माध्यम से इसकी रिकॉर्डिंग भी चलती है। और एक और विशेष बात कि एक अलग वेबसाइट है वैश्विक हिंदी परिवार की, जिसपे पूरी दुनिया के जो साहित्यकार हैं, वो अपना सृजन जो है, उनका सृजन वहाँ पर प्रकाशित होता है। तो इस तरीके के जो वैश्विक स्तर पे साहित्यिक नेतृत्व देने वाले व्यक्ति आज हमारे मुख्य अतिथि विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, और हमारे दर्शकों की और हमारी जो अपनी रिसर्च टीम है, आपके कार्यों को देखते हुए उनकी जो कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं एक एक करके आपके समक्ष रखूंगा और निवेदन करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे हमारी जिज्ञासाओं के संदर्भ में। मान्यवर जोशी जी, सबसे पहले तो आप हमारी समझ, अनुभव और जानकारी को शायद अतिशयोक्ति से आंकते हो। मुझे नहीं पता, आपकी जो टीम है वो तो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, और आप भी जो है इतने अध्ययनशील हैं। आपसे मेरा संपर्क जब आया तो आप हमारे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में उस समय मैं प्रशिक्षक भी था, और आप उस समूह में आप प्रथम आए, तो बहुत अच्छा है। आपकी टीम और आप सबको दोनों को बधाई। बताएं क्या हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और ये भी एक सुखद संयोग है कि यही समय था, हम जून में, अप्रैल से जून में आपके साथ थे। मैं अभी जब रोज फेसबुक खोलता हूं तो जो स्मृतियां दिखती हैं वो आपके संस्थान की, जहाँ पे आप हमारे प्रशिक्षक थे। मैं नया नया हिंदी अधिकारी बना था और राजभाषा में मेरा अनुभव नहीं था, मैं पत्रकारिता से आया था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और बहुत सी तस्वीरें हैं, जैसे हमारे कक्ष से बाहर जो पार्किंग थी सीजीओ कॉम्प्लेक्स की, वो सारी तस्वीरें मैं देखता हूँ फेसबुक पे जो है दिखती हैं। तो बड़ी सारी यादें हैं। हम विषय पर लौटते हैं, विषयांतर ज़्यादा ना करते हुए। एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए मैं प्रश्नों की जो श्रृंखला है उनकी ओर चलूँगा। मान्यवर, मेरी एक जिज्ञासा ये है, इस प्रश्न से हम शुरू करते हैं जिज्ञासाओं को, कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की स्थिति को आप किस प्रकार देखते हैं, चुनौतियां और अवसर, इन सबको भी साथ में जोड़ते हुए। ये पहला ही प्रश्न आपका ऐसा है कि हम पूरा 1 घंटा इसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम और कार्यक्रम आपके साथ रखेंगे। नहीं, मतलब मैं ये क्योंकि प्रश्न का जो व्यापकता है वो काफी है। देखिए, इसमें ये दोनों ही इसके
एंगल हैं। वो एक ये है कि ये एक बात तो ये है कि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे अरे वाह, हिंदी अच्छा यहाँ पर भी है वहां पर भी है, और कहीं ऐसा लगता है कि अच्छा आने वाली पीढ़ी में ऐसी स्थिति हो गई है। तो यहाँ पर और वहां पर क्या है कि जैसे आप भी हिंदी अधिकारी हैं, लोगों को लगता होगा कि देखिए भारत की इतनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं लेकिन राजभाषा एक ही है। वो हिंदी है। हिंदी के ही विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं और संविधान में इसी को अधिकार है। इसके ऊपर सरकार की सबसे ज्यादा जो सरकार की सबसे ज्यादा चिंता इसी में रहती है। फिर अभी जैसे ही सरकार वर्तमान सरकार है उसकी प्राथमिकता में भी हिंदी आई है। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कहीं भी जाते हैं हिंदी में बात करते हैं, और उसके कारण से दुनिया के जो बड़े से बड़े फोरम है, पहले तो कहते थे, एक याद करते थे कि 1977 में अटल जी ने बोली थी, अब दुनिया के सबसे बड़े फोरम में वो बोल चुके हैं। भारत अभी पिछले 10-15 दिन की जो घटनाक्रम है वो कहता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जो है वो देश बन गया है जीडीपी के हिसाब से। और यदि वो है तो उस हिसाब से भारत एक महाशक्ति बन गया, और वो बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है कि भारत को जैसा मैं देख रहा था कि भारत और जर्मनी में अंतर बहुत कम है, तो भारत तीसरे नंबर का भी देश बहुत जल्दी बन जाएगा। तो भारत अगर दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति है तो उसकी भाषा के रूप में भी उसकी संभावनाएं खुलती हैं कि वो सारी दुनिया के देशों में जाएगी। लगभग 6 देश ऐसे हैं जिसमें हिंदी और संस्कृति अधिकारी हैं, और या हिंदी और संस्कृति के द्वितीय सचिव हैं। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हिंदी का जो है वो संभावनाएं, उपलब्धियां, व्याप बहुत बड़ा है। और उसका एक दूसरा पक्ष भी है, और दूसरा पक्ष इसका ये है कि हम देख रहे हैं कि न केवल हिंदी बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं पर जो है वो एक कुछ इको आ रही है। शैलेश जी, किसकी आ किस चीज की आ रही है? मैं अपना माइक बंद। तो तो जो अगली पीढ़ी है उसके सामने हम जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो विज्ञान के विषय हैं, जो ज्ञान के विषय हैं, वो शायद हम जहां पर आजादी के बाद जहां से चले थे उससे आगे नहीं है, पीछे जा रहे हैं। कैसे? जब मैं कह रहा हूँ पीछे जा रहे हैं कि आपको पहले के समय में आपको जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन स्थानों पर ऐसे विद्यार्थी मिलते थे जो कि 12वीं तक जो है अपनी भाषा में दक्ष होते थे, और बाद में आईआईटी और तरह तरह के जो सब चीजें हैं वो कर लिया करते थे। उनका विज्ञान के जो विषय है उसमें हिंदी में उनका बड़ा अच्छा अधिकार होता था, गणित भी वो हिंदी में पढ़ते थे। परंतु आज जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि पूरे देश के अंदर जो है वो पब्लिक स्कूलों की बाढ़ आ गई। कोई भी व्यक्ति ये पसंद ही नहीं करता, चाहे वो रिक्शे वाला भी हो। अभी हमारे साथी हैं रोहिणी में गए तो उन्होंने बताया कि उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे जो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उसमें 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि शायद सरकार में क्लास 4 वाली कैटेगरी के लोग हों, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि सबको ऐसा लगा कि हमारा भविष्य जो है वो हिंदी में नहीं है, हमारा भविष्य अंग्रेजी में है। अगर हमें नौकरी मिलेगी तो अंग्रेजी में मिलेगी, और वो कुछ हद तक वो ठीक भी थे। तो ये एक जो जटिल सी स्थिति है कि जहां पर हिंदी में संभावनाएं भी हैं, सरकार भी ये चाहती है, परंतु एक उपनिवेशवाद के कारण से, हमारी नीतियों के कारण से, और हमारे में भाषा के प्रति जो समर्पण, लगाव, समझ, सोच, दृष्टि होनी चाहिए थी उसके ना होने के कारण से हिंदी पर, न केवल हिंदी पर बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं पर एक खतरा मंडरा है। तो एक और मैं आपने चर्चा छेड़ी कि 5-6 देश हैं, मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, नेपाल, यूके, 5 है या कोई और? 5 ही है शायद। देश इस समय
5 हैं, यद्यपि इसमें भी कुछ परिवर्तन की बात है। देखिए, जो 3 देश ऐसे हैं जो गिरमिटिया देश हैं, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, जिसमें से फिजी में मैं द्वितीय सचिव रहा हूँ, इसमें जो पद है वो द्वितीय सचिव का पद है। और जो शेष 3 देश हैं, जिसमें नेपाल, ब्रिटेन और सूरीनाम था, तो वो उन 3 देशों के अंदर हिंदी और संस्कृति अधिकारी का पद है, जो कि मैं ब्रिटेन में हिंदी और संस्कृति अधिकारी के रूप में रहा। परंतु सूरीनाम के पद को अब अधिकारी से अनुवादक कर दिया है। परंतु ये भी जानकारी मिली कि जो जोहानसबर्ग में या डरबन में एक पद क्रिएट किया गया, तो लगभग 6 पद अभी। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कई दशकों से ये जो 5-6 पद हैं, इनको बढ़ाने के बारे में कोई मांग हमारे राजभाषा कर्मियों की या विदेश मंत्रालय का ऐसा कोई विचार कि हम और अधिक देशों में इस तरीके के हिंदी के संस्कृति केंद्र खोलें? उच्चायोग या अलग से जो संस्कृति केंद्र आईसीसीआर के बहुत अच्छा सुझाव है आपका शैलेश जी, और ये विचार भी अपने आप में, आप म्यूट कर ले प्लीज। हाँ, आप जो क्या कहते हैं, ये विचार इसलिए बहुत अच्छा है कि डायस्पोरा के, मतलब शायद ये 80 के दशक में पहली बार ये अधिकारी तैनात थे। ये तब ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद ही ये तैनात हो गए थे। तो ये जहां तक मेरी जानकारी है, अटल जी जिस समय विदेश मंत्री थे तो ये प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और फिर उसके बाद जैसे मैं ब्रिटेन में गया था तो ब्रिटेन में डॉक्टर सरोज स्वाति जो है वो पहले हिंदी अधिकारी के रूप में वहां पर गई थी। तो जो 1984 में या 1977 में जब ये विचार हुआ था, उसके बाद से अब आप ये देख लीजिए कि 50 वर्ष हो गए। तो 50 वर्षों में अलग अलग देशों में डायस्पोरा की स्थितियां बहुत बदली। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तब तक कोई ऐसा डायस्पोरा नहीं था, न्यूजीलैंड में तब तक ऐसा कोई डायस्पोरा नहीं था, अमेरिका और कनाडा में ऐसा कोई हिंदी जानने वाला डायस्पोरा नहीं था, हॉलैंड में इतना बड़ा विस्तार हो गया। तो ये जो सारे देश हैं जो मतलब जिसमें इस बात की आवश्यकता, और अमेरिका जैसे देश में तो इस बात की आवश्यकता है कि केवल एक नहीं, अगर कई अधिकारी हो तो भी कम है, क्योंकि अलग अलग कॉन्सुलेट है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत दूरी के ऊपर जो है राज्य हैं। तो ऐसे में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसमें जो है वो और अधिकारियों को जोड़ा जाए। एक तो प्रयास ये हो सकता है, दूसरा प्रयास ये हो सकता है जो होना चाहिए और जिसके लिए लगातार विश्व हिंदी सचिवालय और विदेश मंत्रालय को भी हम लोगों ने बात की है, वो कोशिश ये है कि जो वहां पर कोई ना कोई मंत्रालय में कोई ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो कि भाषा का काम देख सके। आप जब तक, यानी कि मान लीजिए कि ये प्रक्रिया में और कुछ समय लगता है, एक बारी जो अधिकारियों की तैनाती में, उनके चयन में, तो लेकिन कोई ना कोई ऐसा, जैसे हॉलैंड के अंदर है, वहां पर कोई और एक अधिकारी एचओसी है जो प्रशासन का काम देखते हैं, तो उनके साथ साथ उनको ये भाषा के काम का एक वो बनाकर कि आप क्या है, अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वो किसको संपर्क करे, अगर किसी को भाषा संबंधी समस्या है तो किसको संपर्क करे, अगर कोई भारतीय है, केवल हिंदी भाषी नहीं, अगर वो अपनी भाषा सीखना चाहता है तो किसको संपर्क करे। तो भाषा के काम को, अब जब भारत, जैसे हम कह रहे हैं कि चौथी महाशक्ति बन चुका है, तीसरी महाशक्ति बनने वाला है, तो ऐसे में हमें अपनी भाषा और संस्कृति पर विशेष रूप से विचार करना होगा, क्योंकि जिसको हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, है ना, संस्कृति के स्तर पर लोगों के संपर्क बनाना, जिसको हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं, नागरिक से नागरिक का संबंध बनाना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग भाषा और संस्कृति का है। तो इसलिए एक बात, अन्य देशों के अंदर ये जो पद है वो बढ़ाए जाएं। दूसरी बात, जब तक वो ना हो तब तक कम से कम किसी भी अधिकारी को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की जिम्मेदारी दी। मैं ये तो सुझाव के स्तर पे हो गई, मैं असल में वस्तु स्थिति जानना चाह रहा था, क्या इस दिशा में कुछ प्रयास पिछले वर्षों में हुए? चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो उसका नहीं हुआ। यद्यपि इस विषय में मैं देख रहा हूं कि शायद विनोद मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी हमारे विश्व हिंदी सचिवालय का काम देखते रहे हैं
तो वो भी और प्रामाणिक जानकारी आपको दे सकेंगे। मिश्र जी तो अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। विनोद जी कोई और जुड़े हैं शायद। डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र है ना? जी, ये क्या हो सकता है और कोई मिश्र? जी वो दूसरे हैं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी खिरसा, हरियाणा। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत साथियों का। तो मान्यवर, मेरा जो अगला प्रश्न है श्रृंखला में, वो ये कि प्रवासी भारतीय, जैसे आपने बताया कि जो भारतीय डायस्पोरा है या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो अलग अलग देशों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। जब हम 79-80 की बात करें, तब से लेके अभी तक 45 वर्षों में, तो हिंदी के प्रचार प्रसार में कौन सी प्रमुख चुनौतियों को आप देखते हैं, उनके बीच में भी या उन देशों में वहां के मूल निवासियों के बीच में भी? देखिए, जो हमारे जैसे हमारे पिछले चर्चा में से जो एक बिंदु बहुत उभर के आया कि डायस्पोरा की के नए क्षेत्रों के अंदर डायस्पोरा का विकास हुआ है ना। तो जैसे जिसमें हमने कई देशों की चर्चा की, जिसमें था और बड़ा, जैसे ब्रिटेन है, जैसे अमेरिका है। जो नए देश विकसित हुए, जैसे कनाडा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, जैसे सिंगापुर ही है। अब सिंगापुर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कुछ तो मुझे प्रसन्नता है कि मॉरिशस से हमारे कुछ साथी जुड़े हैं जो अच्छे साहित्यकार हैं, और ऐसे ही शायद हॉलैंड से भी अश्विन जी जुड़ी हैं। तो उन सबका भी स्वागत है। वो सब लोग जानकार लोग हैं, इन सब विषयों को जानते हैं। तो जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे दिखाई देती है उसमें यह है कि देखिए, जो भी कोई जाता है, जो हिंदी का जितना साहित्य है, प्रवासी साहित्य जिसको हम कहते हैं, वो सारा उसी पीढ़ी का साहित्य है। और उस पीढ़ी के बाद जो है, जो अगली पीढ़ी के अंदर इसको कितनी भाषा आती है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। और ये वहां की बात नहीं है। आप भारत में भी हिंदी के बड़े प्रोफेसर, विद्वान, लेखक इनको चुन लें तो आप ये देखेंगे कि 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते, जिनके बच्चे हिंदी के विद्वान नहीं है। तो चूंकि जैसे हमने प्रारंभ में चर्चा की कि भाषा को लेकर, उसकी संभावनाओं को लेकर, उसमें रोजगार को लेकर जो स्थितियां सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए सबसे बड़ी चुनौती, अगर चुनौती शब्द की बात कर रहे हैं हम, तो शिक्षण है, हिंदी शिक्षण। तो उस दृष्टि से क्या है कि क्योंकि वो देश दूसरे हैं, इसलिए उन देशों में औपचारिक रूप से हिंदी पढ़ाई नहीं जाती। हम जो भारत सरकार की तरफ से प्रयत्न करते हैं, कुछ कई बार वो जो प्रयत्न है उनकी सीमा है, संसाधनों की सीमा है, कई बार वो आउटडेटेड हो जाते हैं। हमने एक पुस्तक बनाई थी 1970 में, 1980 में, 1990 में, और अब जो है वो बच्चे जो है वो, अब 2025 है, बच्चों के ज्ञान, बच्चों की सोच, पढ़ाने की पद्धति, इन सब चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो इसलिए मतलब उस दृष्टि से तो ये भी बात आती है कि शायद ही कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं होगा जिसमें कोई अगर एक वर्ष का कोई एक सिलेबस कहा जाए कि आप हिंदी का एक पाठ्यक्रम बताएं जो सब लोग पढ़ सकें, थोड़े से रद्दोबदल के साथ अपने अपने देश के अनुसार। तो आज एक पाठ्यक्रम नहीं है। आप ये कहें कि अपनी भाषा पढ़ने के लिए विदेश क्या, देश में भी मैं ऑनलाइन कहाँ से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि सब लोग तो राजधानी में नहीं रहते। सब लोगों को ये जो आयु वर्ग ये नहीं होता कि वो कक्षाओं में जा सकें या विश्वविद्यालय में पढ़ सकें। वो कैसे पढ़ सके? तो बल्कि मैं आपको जानकारी ये भी साझा करना चाहूंगा कि वैश्विक हिंदी परिवार केवल कार्यक्रम करने में विश्वास नहीं करता। हमारी 2 तरह की कक्षाएं चलती हैं। एक तो प्रत्येक वीरवार को एक हिंदी की कक्षा, जो भी हिंदी पढ़ना चाहे, जो प्रारंभिक हिंदी है उसको लेकर, और दूसरी कक्षा अभी प्रारंभ हुई है कुछ अलग अलग मॉड्यूल्स को लेकर। कैसे? जैसे कि मान लो वर्तनी के ऊपर 10 कक्षाएं चलेंगी। अब वो पिछली कक्षा जो सोमवार की थी उसमें भी 65 विद्यार्थी थे, और अभी उसमें 25 विद्यार्थियों ने और प्रवेश लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा वैक्यूम है, गैप है, जिसमें हमको क्या कि औपचारिक रूप से जो शिक्षा के जो हमारे
प्लेटफॉर्म्स हैं विदेशों में डायस्पोरा, उसमें हिंदी को और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रवेश मिल सके। कई जगह है, जैसे सिंगापुर में तमिल को है, तमिल एक दूसरी भाषा के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में वहां पर पढ़ाई जाती है। और ये जानकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी सभी लोगों को कि शायद भारत से बाहर जो डायस्पोरा देश, जो गिरमिटिया देश है, उनसे इतना सिंगापुर में सबसे ज्यादा 10,000 विद्यार्थी हिंदी में पढ़ते हैं। मैं अभी गया था वहां पर सिंगापुर। तो ये एक अहम जानकारी है। तो औपचारिक शिक्षा पद्धति के अंदर उनको प्रवेश मिले, अनौपचारिक शिक्षा पद्धति की संभावनाएं हों, हाई कमीशन का और भारत सरकार का, विदेश मंत्रालय का और शिक्षा मंत्रालय का आपस में समन्वय हो। परंतु ये सब चीजें ऐसी हैं जो अभी हैं, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो मुंह तो बहुत बड़ा है, लाखों लाखों विद्यार्थी हिंदी पढ़ना चाहते हैं। तो हमको इस विषय के ऊपर हिंदी के जो से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये विचार करना होगा कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे विशेष रूप से हिंदी शिक्षण से भी जोड़ सकते। हिंदी शिक्षण से जुड़ी हुई मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। एक तो आपने लगभग बताया ही उसके बारे में। अभी पिछले कार्यक्रमों के दौरान यूके से तेजेंद्र शर्मा जी भी बात कर रहे थे कि अगर किसी विदेशी व्यक्ति को या विद्यार्थी को हिंदी सीखनी है तो हमारे पास कोई भी एक मानक पाठ्यक्रम नहीं है, ऐसा उनका मानना था। तो आप बहुत लंबे समय तक केंद्रीय हिंदी संस्थान के नेतृत्व करते रहे, तो वहाँ पे क्या कोई ऐसा पाठ्यक्रम विकसित करने की दिशा में कोई पहल की जा रही है कि एक मानक पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसको किसी भी भाषा के जो विदेशी हैं या भारत के जो अन्य भाषाओं के लोग हैं उनको सीखने में आसानी हो? देखिए, ये विषय फिर जब सरकारी तंत्र की बात करते हैं तो ये आता है कि ये किसका काम है, या ICCR का काम है, या विदेश मंत्रालय का काम है, या केंद्रीय हिंदी संस्थान का काम है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर मतलब शायद इस दृष्टि से कोई ठोस सिलेबस सबके सामने ऐसा नहीं है। परंतु आप सबकी जानकारी के लिए ये भी एक है कि जैसे NIOS ने ICCR के साथ मिलकर एक 3 महीने का एक पाठ्यक्रम बनाया जिसमें कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं। शायद खास तौर से मेरे को जानकारी मिली कि थाईलैंड या कोरिया के अंदर पढ़ते हैं, जो और भी देशों में हो सकता है पढ़ते। परंतु हम लोग एक, जैसे मैंने बताया, आपने भी बताया कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से हमारे एक 8 प्रोफेसर जो विदेशों में पढ़ा रहे हैं उनकी एक टीम है जो कि एक ऐसे मानक पाठ्यक्रम बनाने पर काम कर रही है, और उसमें से 5 एक अध्याय तैयार हो गए, जिसमें डॉक्टर संध्या सिंह है, सिंगापुर से हैं, डॉक्टर विक्र प्रकाश शर्मा है, जापान से हैं, डॉक्टर सज्जन है, कोरिया से है। ऐसे लगभग 8 एक लोगों की टीम है जो कि ये प्रयास कर रही है। और ये, लेकिन आपकी जो चिंता है वो बहुत बहुत ही अच्छी चिंता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मानक पाठ्यक्रम बने। तो उस दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं। ICCR भी इस प्रयास में हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं। पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है आप दिल्ली में रह रहे हैं वर्षों से, दशकों से कहूँ, और ये भी एक संयोग है, मेरे पड़ोस में ही आप रह रहे हैं। मैं तो आपके घर के आसपास सुबह की सैर करने जाया करता था, और उसके पहले भी जब वो बिल्डिंग नहीं बनी थी तब भी। एक जो ये आप जानते हैं दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल के देश में कई सेंटर हैं, और केवल हमारे देश में नहीं है, कई देशों में उनके सेंटर हैं। इस तरह से इस मॉडल को अपनाते, और आज से नहीं है, 50 वर्षों से उनके सेंटर हैं। क्या इस मॉडल को अपना के हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में खासतौर पे कोई पहल कर सकते हैं? शैलेश जी, मुझे आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में मुझे काम की बातें करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि हमें भारतीय विद्या भवन के तर्ज पर भाषा के केंद्र दुनिया भर में स्थापित करने चाहिए। और हम जिस संस्था को चला भी रहे हैं, तो हमारा भी प्रयास यह है कि कार्यक्रमों से इतर, जैसे मैंने आपको कोई संस्था ऐसी नहीं मिलेगी कि जो मतलब ऑनलाइन कक्षाएं ले,
तो अब ऑनलाइन कक्षाएं कैसे ली जा सकती हैं, कैसे ये सब लोग तैयार हो रहे हैं, अपना अपना समय दे रहे हैं। अब 1 वर्ष से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हुई और अभी तक एक भी उसकी छुट्टी नहीं हुई, तो ये अभी दूसरी उसमें प्रारंभ हो गई है। तो लगातार इतने सारे लोग, 20-25 लोग जो है जो पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्तर पर पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, वो सब लोग अपना समय दे रहे हैं। और यहाँ पर भी जो है उसके बारे में विचार होना चाहिए। शायद हम इतनी पूरे देश विदेश में जो फोरसाइट होनी चाहिए, जो दृष्टि होनी चाहिए इसको लेकर, वो अभी नहीं है। परंतु आपकी ये बात बिल्कुल सटीक है कि हमको ब्रिटिश काउंसिल की तर्ज पर, भारतीय विद्या भवन की तर्ज पर ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए जो कि अलग अलग स्थानों पर जिनके केंद्र हो, और जहां पर विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से भी और उस पूरे राज्य में या देश में ऑनलाइन भी अपनी भाषाएं पढ़ सकें। मतलब एक सुझाव है इसी दिशा में, हमें यदि जो अभी ये न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया जितना पूरा हमारा पूरा फैला हुआ है, इसको अगर हम यूटिलाइज करें या इसका सही तरीके से उपयोग करें, तो मुझे लगता है इस दिशा में बहुत कम खर्च में और बहुत कम प्रयासों के साथ हम एआई का भी प्रयोग कर सकते हैं कोर्स को डेवलप करने के लिए, या जो हमारे टीचिंग मॉड्यूल बनाने हैं उसके साथ जो असेसमेंट मॉड्यूल्स बनने हैं, या जो परिणाम की प्रक्रिया, तब में एआई का उपयोग करके अब जो काम पहले बरसों में हो सकता था, अगर हम कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी लोग ही, सरकारी तंत्र की अपनी समस्याएं हैं, आप भी जानते हैं, हम भी परिचित हैं, हमारे सभी साथी भी परिचित हैं। तो क्या हम निजी स्तर पे ऐसा कोई प्रयास कर सकते हैं मिलके, ताकि दोहराव भी ना हो और हम इस तरीके का कोई एक जरूरी काम कर लें जो उसको हम अपडेट भी करते रहेंगे 3 वर्ष 4 वर्षों में, क्योंकि आपने बताया कि जो चीजें पहले बनी थी, अब समय बदल गया, बहुत सी चीजें बदल जाती हैं समय के साथ, तो अपग्रेड तो उनको करना ही होगा। तो क्या इस तरीके का पाठ्यक्रम हम लोग मिलके बना सकते हैं, कुछ सोचा जा सकता है? आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। जो अभी एक गुजरात में एक कार्यक्रम था, तो डॉक्टर लीना मेंदले हैं, आईएएस रिटायर्ड हैं, शायद वो विजिलेंस कमिश्नर भी रहे, तो वो उनका ये कहना था कि जो हिंदी की दृष्टि से राजभाषा के काम को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग जो कि कंप्यूटर आने से पहले और फिर कंप्यूटर आने के बाद, क्योंकि कंप्यूटर आने का इतना दुष्परिणाम हुआ कि सब लोगों ने कहा कि अरे एक तो कंप्यूटर है तो हो ही नहीं सकता, ये हिंदी का काम हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर पर काम होगा, कैसे होगा? तो जैसे कंप्यूटर की तो कोई भाषा होती नहीं है, लेकिन वहां पर कंप्यूटर की भाषा यानी कि अंग्रेजी सुरक्षित कर दी गई। परंतु अब इसका दूसरा भाग भी है कि जैसे संसद है, संसद के अंदर इतनी सारी जो अपनी शेड्यूल लैंग्वेजेस है, उसमें कोई भी बोल सकता है। कोई तमिल में बोल रहा है तो सबको वहां पर भाषांतरण की सुविधा है। हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा कि ये काम सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता। आपने जैसे इसकी एआई की बात की और अनुवाद की बात की, तो अनुवाद अभी थोड़े दिन पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो रजिस्ट्रार से भी मिला, तो उन्होंने भी बताया कि शायद 37,000 से ज्यादा, चंद्रचूड़ जी जब थे तो उन्होंने घोषित किया कि 37,000 से ज्यादा जो निर्णय है वो उनका अनुवाद अब हिंदी में हो चुका है, मतलब हिंदी में और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, और ये हुआ है अनुवादनी और एआई के माध्यम से। तो इसका बड़ा लाभ जो आने वाले समय की सबसे बड़ी अगर भाषा को बचाए रखने की संभावना है तो वो डिजिटल मीडिया ही है। और आज हम और आप भी कैसे जुड़े हैं? आज ये 2 लोग मॉरिशस से हैं, हॉलैंड से, कैसे हम लोग एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं? सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। हमने 5 साल लगातार कैसे सारी दुनिया के अंदर 70 देशों के अंदर नेटवर्क खड़ा कर लिया, सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। तो ये जो ऑनलाइन है इसका महत्व तो देखिए, जो भी एक हम कहते हैं कि जो भी एक वो होती है, जो भी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, वो एक चुनौती भी होती है, एक अवसर भी होता है। अब कौन उसको एक चुनौती मानकर और परेशान हो जाए और कौन उसको एक अवसर मानकर उसका उपयोग कर ले, तो ये आपकी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु हमें जो है सभी लोगों को, खास तौर से जो भाषा से जुड़े लोग हैं, उनको
अपने से इतर, अपनी रचनाओं से इतर, अपने व्यक्तिगत प्रोजेक्शन से इतर भाषा के जो मूलभूत सवाल हैं, अब हम चुनौती कहते हैं कि चुनौती है, तो हिंदी शिक्षण पर कोई हिंदी शिक्षण में काम करने को तैयार है? आप मुझे एक संस्था बताओ जो कि वैश्विक स्तर पर हिंदी शिक्षण के लिए कार्य कर रहे हो। टेल मी वन ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी मुश्किल से अगर हम प्रयास करें तो क्या? हाँ, बड़ी मुश्किल से, मतलब मेरे कहने का आशय है कि ये हमारी प्राथमिकता का विषय नहीं है। अगर सबसे बड़ी चुनौती एक है और उस बड़ी चुनौती की तरफ हम जाना नहीं चाहते, हमें अगर अपनी किताब है, अपनी कविता है, अपना वो है, तो उसी से हम तो, लेकिन जो विचारक हैं, चिंतक हैं, जो भाषा के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं, उनको इस तरह से विचार करेंगे तो उनके हाथ में जो आज सबसे बड़ी शक्ति आएगी वो आएगी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो है डिजिटल आईटी। तो उसको हमको प्रयास करना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए लोग जो सुन रहे हैं, जैसे कि मैं एक व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव भी आपसे साझा करता हूँ कि जब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में एक सिविक कमेटी बनी थी, जो कि तकनीकी जो हमारे संस्थान है उसके अंदर अपनी भाषाएं कितनी हो, कैसे हो, इसके अगर हो या ना हो, तो उस समिति में 15 लोग थे, तो उसमें 8 या 9 तो आईआईटी के डायरेक्टर्स थे और 5-6 लोग हम थे। एक कलसी साहब थे जो चेयरमैन रहे उधर के, और एक एआईसीटी के चेयरमैन थे, ऐसे सब लोग। तो उसमें जब ये विषय आया तो बहुत सारे लोग जो थे उसमें, खास तौर से जो ऐसे वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लोग थे, वो इस पक्ष में नहीं थे कि तकनीकी संस्थानों में भारतीय भाषाएं आ जाएं। पर हम जो 2-4 लोग थे वो बिल्कुल प्रतिबद्ध थे कि ये तो भाषा के जो है आप लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए रास्ता खोलने वाली बात। तो मुझे ध्यान है कि उसकी बैठक हुई, उसमें प्रारंभ में जो उस तरह के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमको तो डाटा चाहिए, क्या बच्चे पढ़ना चाहते हैं? पहले अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग क्यों इस बात पर दबाव डालते? तो वो डाटा आया और मुझे ध्यान है कि उसी दिन हमको डाटा दिया गया। डाटा में जो मैंने वहां पर कहा, और शायद बाद में मुझे कुछ लोगों का फोन आया कि उन्होंने कहा कि शायद आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाषण था वो, और वो 4 या 5 मिनट का ही था। मतलब उसमें सब आईआईटी के सब लोग थे, 5-5 मिनट सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो उसमें मैंने ये कहा कि देखिए कि जो लोग एआईसीटी के डाटा के अनुसार 43.7% विद्यार्थी जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो अपनी भाषा में पढ़ें। मैंने कहा ये विद्यार्थी जो हैं ये आजादी के 75 साल बाद ये बात कह रहे हैं कि हमको अपनी भाषा में पढ़ाओ। क्या इन विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि अगर हम हिंदी में या अपनी भारतीय भाषाओं में पढ़ेंगे तो हमें मल्टीनेशनल में नौकरी नहीं मिलेगी? क्या इनको नहीं पता है कि विदेश में हो सकता है हमको नौकरी नहीं मिले? क्या इनको नहीं पता है कि शायद इसके लिए प्राध्यापक उपलब्ध नहीं है? क्या इनको नहीं पता है कि इसके लिए सामग्री नहीं है? फिर भी ये क्यों सुसाइड करना चाहते हैं? हमने देश के विद्यार्थियों को सुसाइड के कारागार पर लाकर खड़ा कर दिया। आजादी के 75 साल बाद भी 44% विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमको अपनी भाषा में पढ़ाओ, जबकि उनको सारी कमियां और सीमाएं पता है। और आप सब लोगों को भी जानकर प्रसन्नता होगी कि अब बहुत बड़ी संख्या में ऐसे तकनीकी संस्थान हैं, इंजीनियरिंग संस्थान है, जिसमें अपनी भाषा में पढ़ाया जाता है। अपनी भाषा मतलब हिंदी के अंदर, अपनी भारतीय भाषाओं के अंदर। और एक और जो इससे जुड़ी बात है वो है कि आईआईटी जोधपुर ने एक प्रयोग किया और उसमें उस प्रयोग में बीटेक की शिक्षा हिंदी में अपनी भाषा में प्रारंभ की। तो उन्होंने 1 साल उसको पढ़ाया और ये पहला भारत की आईआईटी थी जिसमें बीटेक हिंदी में शुरू हुई। और 1 साल पढ़ाने के बाद एक कार्यक्रम था जोधपुर में, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। तो उस कार्यक्रम में आईआईटी जोधपुर और आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर थे। उसमें चर्चा हुई, मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया था, परंतु उस कार्यक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उसके बाद 3 घंटे तक मैं उन प्राध्यापकों के साथ बैठा
जिन्होंने बीटेक के विद्यार्थियों को हिंदी में पढ़ाया था और उनसे चर्चा की थी और मतलब उनको कैसे हिंदी में पढ़ाया जा सकता है ये मैं जानना चाहता था, या क्या उनको ऐसी समस्याएं आई। तो देखिए बाकी बातें तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु एक छोटी सी बात, जैसे उन्होंने कहा कि एक महिला जो प्रोफेसर थी उसने कहा कि हम प्रोजेक्ट्स देते हैं लोगों को, कि तो प्रोजेक्ट अंग्रेजी वाले तो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, परंतु जो अपनी भाषा में जो प्रोजेक्ट करना था, हिंदी में प्रोजेक्ट करना था, तो उसने वो प्रोजेक्ट किया IIT जोधपुर में, जिसने उसने कहा कि जो गांव से जो मटका लेकर महिलाएं जाती हैं पानी भरने के लिए अपने बच्चों को गोदी में लेकर, तो उनको बहुत समस्या आती है, क्योंकि एक हाथ में मटका होता है, एक हाथ में बच्चा होता है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं IIT के माध्यम से, वैज्ञानिक दृष्टि से, जिससे उनको पानी लाने में सुविधा हो? और उसने कहा कि ये वही कर सकते हैं जो हिंदी पढ़कर आया। तो ये IIT जोधपुर का आप समझिए, तो ये जो तकनीकी संस्थाएं हैं, जो IIT है, ये मूल मंत्र है भाषाई स्थिति में परिवर्तन का। जी, मुझे लगता है IIT जोधपुर में ही अभी एक ऐसी कोई मशीन बनाई गई है जिसमें रेगिस्तान के जो वातावरण में नमी है उस नमी को इकट्ठा करके पानी निकाला जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो छात्र अपनी भाषा में पढ़ेंगे वो अपनी संस्कृति को भी समझेंगे, अपनी ज़रूरतों को भी समझेंगे, और हम उन नवाचारों की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे जिसकी सही में हमें ज़रूरत है। जो ये पश्चिम की नकल का विकास मॉडल चल रहा है, शायद हम उसको भारतीय मॉडल में बदल सकें अपनी भाषाओं से। एक और बात आपने एक प्रश्न के उत्तर में छेड़ी थी मान्यवर, वो ये कि हमारे देश के जो भी भारतवंशी लोग अन्य देशों में गए, उन्होंने लिखा पढ़ा, हिंदी को समझा, उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं वो हिंदी से दूर होती गई। बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन जब हम 3-4 विशेष देशों की बात करते हैं जो आपने जिक्र किया, फिजी है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, त्रिनिदाद टोबैगो है, जहां भारतवंशी बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूर के रूप में ले जाए गए थे 150 से 200 वर्ष की अवधि, जो पहले की अवधि है। वहाँ जो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के या चौथी या 5वीं पीढ़ी के लोग हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर स्थिति बाकी देशों की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड या यूरोप के देशों की तुलना में जो अगली पीढ़ियां हैं, कुछ स्थितियां अलग हैं? क्या विचार है इस बारे में आपका? देखिए, सभी जो लोग हैं, उनके सभी जो देश हैं, सबकी एक जैसी स्थितियां नहीं हैं। सबने अपनी तरफ से प्रयास किए सब देशों में कि हम 4 से 5 पीढ़ियों तक उन्होंने कोशिश कर अपनी भाषा को बचाया। लेकिन अब उनको गए तो बहुत समय हो गया। ये तो 1834 के बाद जाना शुरू हो गए थे, जब स्लेवरी, गुलामी प्रथा समाप्त हुई थी, तो उन्होंने गिरमिट शुरू कर दी और इनको लेकर गए थे। तो 1834 से आज फिर 200 साल उसको पूरे होने वाले हैं। तो 4-5 पीढ़ियों तक ज्यादातर लोगों ने रखी। लेकिन अगर औपचारिक शिक्षा का जहां पर भाग बन गई, जैसे फिजी और मॉरिशस, वहां तो ये भाषा बची, परंतु जहां पर औपचारिक शिक्षा का भाग नहीं बनी, सिर्फ परिवार के कारण से, सिर्फ मित्रों के कारण से, सिर्फ दोस्तों के कारण से, सिर्फ परिवेश के कारण से, सिर्फ त्योहारों में बोले जाने के कारण से, तो वो उदाहरण अगर लेना हो तो जैसे देखिए, जो VS नायपाल के पिता थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, VS नायपाल, उनके पिता हिंदी के लेखक थे। तो अगर शायद वहां पर हिंदी होती तो उनका बेटा जो इतना प्रतिभावान था, वो हिंदी का एक लेखक होता। परंतु क्योंकि उसकी संभावनाएं नहीं थी, तो इसलिए VS नायपाल अंग्रेजी में गए और दुनिया के अंदर उन्होंने अपना सिक्का जमाया अपने लेखन के माध्यम से। तो ट्रिनिडाद में स्थिति, ट्रिनिडाद और गुयाना में स्थिति भाषा की दृष्टि से कोई बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि वो लगभग अपनी भाषा, यद्यपि वहां पर आज भी वो है कि रेडियो का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि सीताराम, पहला शब्द बोलते हैं सीताराम। तो ऐसा लगता है कि जैसे बाकी कार्यक्रम भी उसमें होगा। परंतु मैं फिजी में था, फिजी में तो ऐसी स्थितियां हैं अभी भी, बहुत पुराने नहीं, मैं 15 से 19 तक फिजी में था। तो
वहां तो ऐसी है कि आप बाजार में जाओ तो आपको किसी और भाषा की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, किसी और भाषा की आवश्यकता नहीं है। तो फिजी में औपचारिक रूप से हिंदी पढ़ाई जाती है, और न केवल भारतीय मूल के लोगों को, कि जो वहां पर जो आदिवासी मूल के लोग हैं वो भी मतलब काम चलाओ हिंदी सीखते हैं, बोलचाल की हिंदी उनको आती है, क्योंकि उनका व्यवसाय भी वैसा है। मान लो आप कोई चीज देना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट है आपका, तो आपको थोड़ी बहुत तो भाषा जो है वो आनी चाहिए। तो उस दृष्टि से है तो फिजी में, मॉरिशस में अच्छी स्थिति है, परंतु शायद ट्रिनिडाड या गुयाना की बात की जाए तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो दूसरी बात यह भी है कि कई देशों में ऐसा था कि जो डायस्पोरा थी ना, वो हिंदी से इतर भाषाओं पर केंद्रित थी। जैसे दक्षिण अफ्रीका में हिंदी भाषी कम थे, तमिल के लोग ज्यादा थे, या अन्य भाषाओं के लोग ज्यादा थे, तो फिर वहां पर भी इस तरह से उसकी संभावनाएं कम भी। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि हम लिख के, पढ़ के, बोल के ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो अगली पीढ़ी के लोग हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के, एक तो उनको कौन कौन सी समस्याएं हैं हिंदी सीखने में इच्छा के अलावा, और दूसरा ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो भी हिंदी सीखें। आपने बिल्कुल सही कहा, फिजी और मॉरिशस में स्थितियां वाकई बहुत उत्साहजनक हैं। मॉरिशस से हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, कल्पना जी, शशि दुकन जी। मैं बहुत से लोगों को, आप भी जानते होंगे कि वो लोग मॉरिशस से, फिजी से आके भारत में हिंदी पढ़ रहे हैं, मास्टर डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी ले रहे हैं, और उसके बाद जाके फिर अपने देशों में, फिजी में, मॉरिशस में काम कर रहे हैं। तो हम बाकी देशों में ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस दिशा में कुछ और बेहतर स्थिति हो पाए हिंदी शिक्षण को लेकर, हिंदी अध्ययन को लेकर? ये आपका जो प्रश्न है ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसलिए कि क्या कर सकते हैं हम और क्या किया जा रहा है, और ये सवाल है। तो क्या कर सकते हैं में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है रोजगार। किसी को भी अगर आपको भाषा से जोड़ना है तो उस भाषा की क्या संभावना है, उसको कैसे, मतलब आज अंग्रेजी कोई रिक्शे वाला इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है ना। हमारे देश में इस समय जितने भी कॉमेडी सीरियल्स आ रहे हैं, उसमें कॉमेडी का सबसे बड़ा भाग ये है कि आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, समेत कपिल शर्मा के शो के। साहब हमको तो आते नहीं, वो उसके बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे वगैरह वगैरह। तो हिंदी एक मजाक का पात्र आपने बन गई है। तो कहने का आशय ये कि अब आपको एक जिसको बोलना चाहिए कि रोजगार, और प्रतिष्ठित रोजगार जब तक अपनी भाषाओं में नहीं मिलेगा। अब जब हम प्रतिष्ठित रोजगार की बात करते हैं तो सलेशी हमको देखना होगा कि हमारे देश में डॉक्टर, आईआईटी, आईआईएम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिविल सर्वेंट, लिटरली 99% से भी ज्यादा केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता अपनी भाषा में, कोई आईआईटी नहीं कर सकता अपनी भाषा में, कोई आईआईएम नहीं बन सकता अपनी भाषा में, कोई मेडिकल नहीं कर सकता अपनी भाषा में। तो आपने सारे तो प्रतिष्ठित रोजगार दूसरी भाषा को दे दिए, अपनी भाषा में संभावना तो रखी नहीं आपने। तो इसलिए जब तक ये बदलाव नहीं आएगा तब तक, और इस बदलाव की दिशा में साथ साथ इस सरकार ने कुछ प्रयत्न किए हैं, परंतु उन प्रयत्नों में भी सबसे बड़ी बात यह है कि समाज की मानसिकता में अभी संभवतः उतना परिवर्तन नहीं हो। अब वो अगर पूछे शिक्षा मंत्रालय से कि कहें कि भाई हाँ पब्लिक स्कूलों में अपनी भाषा क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, वो कहें हम तो पढ़ा देंगे। जो अभिभावक हैं वो ही विरोध कर देंगे, विरोध में प्रदर्शन कर देंगे कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले जो है, जब इस तरह की जब हम
संभावनाएं खड़ी करेंगे, रोजगार की संभावनाएं खड़ी करेंगे, जो प्रतिष्ठित व्यवसाय हैं वो अपनी भाषा के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको इंजीनियरिंग का उदाहरण दिया था कि हमने इंजीनियरिंग के अंदर शुरुआत की, ऐसे ही मेडिकल में गृह मंत्री जी ने शुरुआत की थी मध्य प्रदेश में। अब उसमें क्या हो रहा है, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में और अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी मानक पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें जो हैं अपनी भाषाओं में भी उपलब्ध। और एनसीईआरटी ने एक जो यूजीसी के चेयरमैन ने तो एक घोषणा की थी कुछ दिन पहले, लगभग 4-6 महीने पहले, जगदीश कुमार जी जब थे, उन्होंने कहा था कि 3 साल में कोई ऐसी पुस्तक नहीं होगी जो कि अपनी भाषा में उपलब्ध नहीं होगी, कोई भी मानक पुस्तक नहीं होगी। ऐसे ही एनसीईआरटी की तरफ से भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज भी मेरे साथ सामने चर्चा हुई कि जो अध्यापक हैं पूरे देश में उनसे संपर्क किया जा रहा है और जितनी भी एनसीईआरटी की मानक पुस्तकें हैं वो कम से कम समय में अपनी भाषाओं में उपलब्ध हों, ये उन्होंने भी एक लक्ष्य बनाया है। तो ये पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो, अच्छे अध्यापक उपलब्ध हो और उनके कारण से जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं उसमें अपनी भाषाएं आए तो शायद ये जो समस्या है उसका समाधान संभव। बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन एक पक्ष मुझे लगता है आप भी उससे सहमत होंगे, आपकी मैं उस पर ज्ञानवर्धक टिप्पणी चाहूंगा। एक तो बात यह है कि हिंदी में रोजगार उपलब्ध करवाने हैं, भविष्य की बात है, हमें उस दिशा में नीतियां और बहुत सारे काम करने होंगे। दूसरा, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो हिंदी में रोजगार उपलब्ध हैं उसके लिए भी हम अपने जो हिंदी और भारतीय भाषाओं के जो छात्र हैं उनको ठीक से नहीं तैयार कर रहे, या ये कहें कि जो भाषा के जितने भी प्रयोजन मूलक पक्ष हैं, मेरी एक पुस्तक जो मैंने अभी प्रदर्शित की, रोजगार वाली हिंदी, और मैं उस दिशा में भी शोध कर रहा हूँ कि जो रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं उसके लिए भी हमारे देश के जितने भाषा विभाग हैं वो सिर्फ और सिर्फ साहित्य विभाग बने हुए हैं। गिने चुने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो प्रयोजन मूलकता के जो पक्ष है उसके व्यवहारिक प्रशिक्षण पर ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ 1-2 पेपर पढ़ा देना, 1-2 क्रेडिट या 4 क्रेडिट के पेपर पढ़ा देने से व्यवहारिक प्रशिक्षण नहीं आएगा। मैं इस बारे में आपकी टिप्पणी चाहूंगा, मुझे ये महत्वपूर्ण लगता है मुद्दा। बहुत अच्छी बात की आपने कि प्रयोजन मूलक हिंदी की, जैसे उनको शायद आपने कहा कि हिंदी विभाग को साहित्य का विभाग बना दिया गया है ना। कितने लोग हैं जो उसमें से अनुवाद, पत्रकारिता, देखिए पत्रकारिता में अथाह संभावना है। इस समय हजारों लाखों लोगों को उससे रोजगार मिला हुआ है, तो क्यों नहीं उन संभावनाओं का, ऐसे ही जैसे आपका लॉ है, विधि है, विधि में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये जो सब चीजें हैं, पत्रकारिता है, अनुवाद है, आज जो समय है वो आपस में पुल बनाने का है और खास तौर से जो ज्ञान विज्ञान संबंधी जो काम हो रहा है उनको अपनी भाषा में लाने का है। तो ऐसे में बहुत बड़ी जो है जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इस मानसिकता से निकलें। जो आपने कहा कि साहित्य विभाग, साहित्य का, आप हिंदी की अकादमियां हैं पूरे देश में हैं। अब जहां तक मेरी जानकारी है कि एक पुस्तक प्रकाशन का काम उनको एक समय में आजादी के बाद दिया गया और मुझे जो जानकारी मिली कि बिहार इत्यादि में पुस्तक का बड़ी अच्छी पुस्तकें वहां से प्रकाशित भी की गई थी। अब हमारी अकादमियां सिर्फ 2 काम करती हैं, पुरस्कार देती हैं और कवि सम्मेलन कराती हैं। तो अगर हमने मतलब इतना व्यापक परिदृश्य ही छोड़ दिया कि हम 100 काम कर सकते थे, उसमें से हमने 2 काम चुन लिए और 2 काम जो हमारी रुचि के काम है या जो जिन लोगों को वैसी समझ है उस तरह के काम है, तो फिर भाषा की हानि तो होगी ही। तो इसलिए आपकी ये बात भी ठीक है। और इसी से जुड़ा एक और पक्ष भी है कि जैसे विदेशों में हमारा हाई कमीशन है, विदेशों में हमारे जो अलग अलग भारत की जो पब्लिक सेक्टर लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम काम करते हैं, भारत की संस्थाएं,
वो जब वहां पर नौकरी देती हैं, भारत में भी नौकरी देती हैं, वहां पर भी जब नौकरी देती हैं, तो या वहां से किसी को आना होता है भारत घूमने के लिए, तो उसको या भारत के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना होता है, तो हम ये नहीं कहते कि आपको हिंदी आनी चाहिए, हम कहते हैं आपकी इनकी अंग्रेजी की जांच की जाए कि इनको अंग्रेजी आती है, भारत जा रहे हैं, इनको अंग्रेजी आती है नहीं। इस पर मैंने प्रश्न उठाया था कि ये मतलब क्या बात हुई कि भारत जा रहा है और उसको हिंदी नहीं आती, उस पर तो हम हिंदी या भारत की भाषाएं जिस क्षेत्र में वो जा रहा है, मान लो पुणे में जा रहा है, तो उसको मराठी आनी चाहिए या सिखानी चाहिए आने के बाद। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर हम अपनी भाषाओं को लेकर किसी को ये भी ना लगे कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है मॉरिशस के अंदर, सो तो लोगों को रोजगार तो वही दे सकते हैं। तो हमारी भी देश की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, मैं ब्रिटेन में भी रहा हूँ, फिजी में भी रहा हूँ, मॉरिशस में भी देखा है, उन सबको भी रोजगार देना चाहिए और प्रयोजन मूलक हिंदी जिसको कहा गया है उसको हिंदी के केंद्र में लाना चाहिए, ना कि हिंदी साहित्य को। हाँ, एक और बात इसी से जुड़ी हुई मुझे जो महत्वपूर्ण लगती है, उस पर भी मुझे आपकी बहुमूल्य टिप्पणी जो है निवेदित है। हमारे हिंदी के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनमें से आपने कहा कि ज्ञान विज्ञान जो है वो हमारी अपनी भाषाओं में आना चाहिए। हिंदी के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, आप लगभग सभी शीर्षस्थ विद्वानों से परिचित हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान हिंदी को छोड़ के, वही कविता, कहानी, उपन्यास, इससे आगे बढ़ के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ना या उस विषय में शोध कार्य करना या लिखना, पुस्तकें लिखना, कार्य बहुत कम लोग कर रहे हैं। इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जब जिस क्षेत्र की संभावनाएं समाप्त हो जाती है तो वहां पर मौलिकता भी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जब मान लीजिए कि पत्रकारिता में है उदाहरण के लिए, तो शायद जिस समय में मैं काफी एक बार देख रहा था 90 के दशक की, अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपको प्रभाष जोशी मिलेंगे, राजेंद्र माथुर मिलेंगे, बहुत बहुत ऐसे पत्रकार मिलेंगे। आप दसियों पत्रकार, राम बहादुर राय जी हैं, या जो पत्रकारिता कर रहे थे, सूर्यकांत बाली थे, विद्यानिवास मिश्र थे, जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों में से थे। परंतु अगर हमने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का, अगर हमारा अंग्रेजी ही मतलब अखबार प्रकाशित हो रहा है और हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हिंदी के पत्रकार अनुवाद सीख लें, अंग्रेजी में जो छपेगा उसको अनुवाद करके अपने अखबार में प्रकाशित करें, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कि उसको हमने एक अनुवाद का एक माध्यम बना दिया अगर अपने पत्रकारिता को। तो अगर ऐसा हो गया है तो फिर तो मतलब अगर हमारी मौलिकता नष्ट हो गई तो फिर हमको इसी तरह के लोग मिलेंगे जो कि दोयम दर्जे के होंगे, जो केवल अनुवाद समझते होंगे, अनुवाद कर सकते होंगे, और अनुवाद भी अपने आप में एक ये है कि अनुवाद की समझ और उस विषय विशेष की समझ, जब तक आप तो अनुवाद के व्यक्ति हैं जानते हैं, ना हो तब तक ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन क्षेत्रों में मौलिक रूप से लिखने वाले, समझने वाले जब लोग होंगे, जैसे आप देखिए गिरीश्वर मिश्र है मनोविज्ञान में, तो वो मनोविज्ञान में उन्होंने काम किया और उनको वर्धा विश्वविद्यालय के अंदर हमने कुलपति के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी का निर्वाह किया। तो अन्य अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको हम प्रोत्साहित करें। हम ये नहीं माने कि मतलब हिंदी का मतलब हिंदी साहित्य, और फिर उसको भी हम कुछ खेमों में, कुछ उसमें विचारधारा के बाड़ों में डाल लें और फिर भी उसमें भी अच्छे लोगों को जो है हटा दें, रद्द कर दें, अस्वीकार कर दें। तो वो करते 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 सिर्फ फिर हम अकेले ही रह जाएंगे, जो कि हुआ ही है हिंदी के साथ। और उसमें हिंदी की बहुत बड़ी हानि हुई है कि हमने हिंदी को केवल हिंदी साहित्य तक सीमित रखा। तो ज्ञान विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में जब लोग आएंगे, संभावनाएं होंगी, उनको रोजगार मिलेगा, तो मौलिकता आएगी। मौलिकता आएगी तो प्रथम श्रेणी के विचारक, लेखक, चिंतक हमको उसमें मिल सकते। जी, एक मैंने जो सूचना है राजभाषा विभाग की प्रदर्शित की हुई है स्क्रीन पे, शायद आपको दिख रही होगी।
राजभाषा विभाग की जो राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना है, उसको हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में उसमें परिवर्तन किया गया और ज्ञान विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, ऐसी बहुत सी शाखाएं, इनको जो है पुरस्कार योजना में शामिल किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत प्रोत्साहन देने वाला कदम है कि जो किसी भी विषय में पढ़ रहे हो, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान में पढ़ रहे हो, अभियांत्रिकी कर रहे हो, या ज्ञान विज्ञान की किसी भी शाखा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उनको कम से कम अपनी भाषाओं में जरूर लिखना चाहिए। मैं हिंदी की ही बात नहीं कर रहा। अगर कोई तमिलनाडु से है और वो बहुत अच्छा इंजीनियर है, तो उसको कुछ शोध पत्र, कुछ आर्टिकल हर महीने या साल में एक आध पुस्तक उसको अपनी भाषा में भी लिखनी चाहिए। और इस दिशा में इस तरह की योजनाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो इस पे भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ज्ञान विज्ञान की में जो अपनी भाषाओं में ज्ञान विज्ञान है, उसको हम किस तरह से और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। यहाँ मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, हमारी जो अनुसूची में 8वीं अनुसूची में सभी 22 भारतीय भाषाएं हैं, उसके अतिरिक्त भी जो भाषाएं नहीं भी हैं लेकिन महत्वपूर्ण है और एक बड़ी संख्या उनमें पाठकों की है या विद्यार्थियों की है, इस संदर्भ में आपकी एक टिप्पणी मैं चाहूंगा। जो अभी सरकार ने जो प्राथमिक शिक्षा जो है अपनी भाषाओं में हो, उसके लिए जो प्रयास कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर प्राथमिक स्तर पर अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो एक हमारे पास एक बड़ा आधार आएगा। और उसके बाद अगर अंततः हमारे जो बड़े संस्थान हैं, चाहे वो चिकित्सा के हैं, चाहे वो अभी हमारे एक मित्र हैं, वो एक चेयरमैन थे कॉलेज के, वो बहुत भाषा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो उन्होंने, उनके प्रिंसिपल ने कहा कि अच्छा, मैं राजनीति विज्ञान, इतिहास, इन सब विषयों में हमारे कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, लोग पढ़ें, इसके लिए मैं लगाती हूँ, प्रयास करती हूँ। पर देखा उसने कि कोई नहीं आया। तो फिर एक दो विद्यार्थी जिन्होंने रुचि दिखाई, उसको उसने बुलाया और उनके सामने बिठाया। तो उन्होंने कहा कि, विद्यार्थियों ने कहा कि हम हिंदी में आना चाहते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे अरे देखो, इसको एक तो अंग्रेजी नहीं आती और ये तो जो है दोयम दर्जे का, दूसरे दर्जे का विद्यार्थी है जो कि केवल हिंदी जानता है या विषय से उसका कोई संबंध नहीं। तो उच्च शिक्षा के स्तर के ऊपर भी इस हीनता बोध को समाप्त करके लोग पढ़ें और विशेष रूप से जो संस्थान है, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें अपनी भाषा के माध्यम से अध्ययन हो और उसके माध्यम से रोजगार मिले। तो ये पूरा ताना बाना प्रारंभ से लेकर अंत तक जब बनेगा, तभी शायद इस विषय में आगे कुछ किया जा सकता। हिंदी माध्यम से शिक्षण की आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। मैं यहाँ पर दो बातें रख के उस पर भी आपकी टिप्पणी निवेदित करूंगा। 25-26 साल पहले जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, इंग्लिश मेरी ठीक थी, लेकिन मैंने फिर भी अर्थशास्त्र विषय को हिंदी माध्यम से पढ़ना चुना। केंद्रीय हिंदी माध्यम निदेशालय जो दिल्ली विश्वविद्यालय का ही एक अंग है, उसकी पुस्तकें आती थी और इस दिशा में उसका महत्वपूर्ण काम है। पुस्तकों की समस्या नहीं होती थी, लेकिन जो शिक्षक थे हमारे, वो अंग्रेजी में ही पढ़ाने वाले मिलते थे, हिंदी में पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी क्या करे, एक बात। दूसरी बात ये, मैं सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहले राजभाषा अधिकारी के रूप में करीब 6 वर्ष रहा और वहां मुझे पता चला कि एक ऐसे शिक्षक को सिर्फ इसलिए जो है रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी और वो हिंदी में पढ़ाने का इच्छुक था। तो ये दो बातें हैं, एक तो हमें शिक्षक नहीं मिल रहे और ऐसे शिक्षक जो भारतीय भाषाओं में पढ़ाना भी चाहते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको नियुक्ति नहीं मिल रही। इस संदर्भ में मैं आपकी टिप्पणी निवेदित करूंगा। क्योंकि जो कुछ स्थानों का आपने उल्लेख किया, तो वो अलग अलग संस्थान है, तो किन संस्थानों में क्या स्थिति है उसके ऊपर दिल्ली की बात मेरी, दिल्ली, हाँ, मैं चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो या सिक्किम हो, तो उसके ऊपर तो मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं। लेकिन मेरे विचार से भाषा को लेकर स्थितियां बदली हैं और अब जो है एक सजगता भी आई है, उसके पीछे रुचि बढ़ी। और दिल्ली विश्वविद्यालय में तो विशेष रूप से मैं देखता हूँ कि शायद जितनी नियुक्तियां पिछले 3 वर्षों में हुई हैं हिंदी में, उतनी नियुक्तियां पिछले 30 वर्षों में भी नहीं हुई होंगी, मेरी जहां तक जानकारी है। तो परिप्रेक्ष्य बदला है, दृष्टि बदली है
अब समाज भी जो है जागरूक होकर अपनी भाषाओं के प्रति वो उत्साह दिखाए तो शायद ये स्थितियां बदलेंगी। जी, और दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में मैं भी सहमत हूँ। अभी हाल ही में जो पाठ्यक्रम बदले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो उन्होंने प्रयोजन मूलकता की तरफ जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और हमारे कुछ गुरुजनों ने आदेश किया। तो ये कुछ चैप्टर्स आप देख रहे होंगे, ये कुछ कोर्सेज मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अभी नए पाठ्यक्रम है। आपने बताया कि मैं जब कार्यक्रम, आपने कहा कि मैं बुलेट की रफ्तार से काम करता हूँ, तो बीच में जो रफ्तार धीमी रही मेरी, वो उसके पीछे ये और मेरी 8-10 पुस्तकें जो है, मैं थोड़े से व्यक्तिगत जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगा हुआ था। 1.5 वर्ष का काम तो यही है जो मैंने 15 अध्याय में 4-5 कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय किए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस दिशा में कुछ तो कदम उठाए जा रहे हैं, और लेकिन मुझे लगता है ये नाकाफी है। और अब जो समस्या आ रही है वो ये है कि जहां जहां भी प्रयोजन मूलकता के, चाहे वो कुछ क्रेडिट्स के पाठ्यक्रम हो या पुणे विश्वविद्यालय जैसी जगह जहां पर पूरे 2 वर्ष का प्रयोजन मूलक का एमए पाठ्यक्रम है, वहां सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है। हम विद्यार्थियों की तो बात करते हैं कि वो पढ़ नहीं रहे, मोबाइल में लगे रहते हैं, ऐसी तमाम बातें। हमारे शिक्षक भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी नया नहीं सीखना चाहते। वो बड़े गर्व से बताते हैं शिक्षक कि मैं आपको जिन नोट से पढ़ा रहा हूँ वो मैंने 30 साल पहले अपने कॉलेज के दिनों में तैयार किए थे। और ये बताते हुए उनको शर्म नहीं आती, गर्व होता है, और वो कुछ भी नया पढ़ने को तैयार नहीं है। तो इस बारे में भी अब मामला ये है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के जो पक्ष हैं उसके शिक्षक नहीं मिलते। जहां जहां भी ये पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत रूप से वहां के जो भी प्राध्यापक हैं, एचओडीज हैं, उनसे बात हुई, उसके शिक्षक नहीं मिलते। क्योंकि जो शिक्षक हिंदी भाषा साहित्य या साहित्य ही कहें, उनको लग रहा है कि उसके आगे जो उन्होंने पढ़ा है कोर्स में, उसके आगे उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक तो नियमित रूप से, वैसे मुझे लग रहा है कि हमारी जो सारी चर्चा है वो भाषा और विशेष रूप से भारत में भाषा की समस्याओं पर केंद्रित हो गई है। तो हमारे जो साथी जो विदेश से जुड़े हुए हैं वो सोच रहे होंगे कि, क्योंकि मैं भी आपकी जानकारी के लिए कि शायद जो 1987-87 में जिस समय सतीश चंद्रा कमेटी बनी थी संघ लोक सेवा आयोग में, तो उसके खिलाफ विश्व का सबसे लंबा धरना जिसको कहा जाता है, उसका मैं संयोजक था। तो मैं भी जो है पिछले 40-45 साल से भाषा के प्रश्न पर जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये हुआ कि 2000 में जब मैं विदेश में गया तो उसके कारण से वैश्विक परिदृश्य से भी घनिष्ठता से मेरा जुड़ना हुआ, परंतु चाहे देश हो या विदेश हो, भाषा के प्रश्न पर तो जो है मेरा लगाव या जुड़ाव रहा ही है। बाकी जो आपकी जो चर्चा है, मैं अभी एक चिंतक हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, उनकी पुस्तक पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि जब कोई रिटायर होने वाले थे तो उनसे कोई मिलने आया, कोई वैज्ञानिक थे, तो वो पढ़ा आईआईटी वगैरह कहीं पढ़ा रहे थे, तो उसने कहा कि अभी रुक जाइए, अभी उनकी क्लास है तो उसके बाद वो आपसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि क्लास तो अभी 1 घंटे बाद है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो नोट्स तैयार कर रहे हैं। जी। तो जो आखिरी दिन है और जो रोज पढ़ा रहा है वो उस दिन भी नोट्स तैयार कर रहा है। अच्छी बात है। तो ये एक अपने शिक्षण के प्रति जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, वो होनी ही चाहिए। और जब कोई संस्थान जो है जब रास्ता निकालना चाहता है तो कई बार ऐसा होता है कि प्रारंभ में योग्य व्यक्तियों को वैसे भी अवसर देता है कि आप एडिशनली पढ़, जैसे अब आईआईटी के अंदर तो कहाँ प्राध्यापक थे हिंदी में पढ़ाने वाले, तो उन्होंने उनको कहा कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये लाभ हम दे देंगे, वही प्राध्यापक थे। तो कुछ लोगों ने अपने समर्पण के कारण से और बहुत सारे लोगों ने कि उनको उस तरह के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया। तो इसलिए ये संस्थानों पर निर्भर करता है कि किस तरह से ऐसी स्थितियों को। मैं वापस आऊंगा, जो आपका 2 देशों में आपने काम किया, ब्रिटेन और फिजी में, तो वहां पर जो वहां के मूल निवासी थे,
उनके उनमें उन लोगों में हिंदी के प्रति क्या नजरिया रहा और आपकी क्या रणनीतियां रही कि उनके बीच में हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारे इंडियन डायस्पोरा है? देखिए, जो हमारा जिन भी देशों में हम गए, जो जो हिंदी अधिकारी होता है, जो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा होता है, वो मुख्य रूप से अपनी डायस्पोरा में अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जाता है। उसका जो हाई कमीशन होता है, उसमें अन्य अधिकारी होते हैं जो वहां पर उस देश से संबंधित बाकी चीजों को करते हैं। परंतु जैसे अगर मैं ब्रिटेन की बात करता हूँ सबसे पहले, तो आज ही एक डॉक्टर पद्मेश गुप्त की किताब पुरवाइयां करके आ रही है, जो बिल्कुल अंत, उसकी भूमिका मुझे लिखनी थी, मैं अभी आने से पहले वही सब काम कर रहा था। तो पुरवाई प्रकाशित हुई 1997 में, 1997 में। यूके हिंदी समिति बनी 90 में, 1990 में। और 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। सिंघवी जी वहां पर 1992 में गए, 92 में गए। वहां पर 1999 में, 1999 में विश्व हिंदी, 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो हुआ। तो एक भाषा की एक उर्वर जमीन वहां पर बनी हुई थी। मैं गया वहां पर 2000 में। तो जो काम सिंघवी जी कर चुके थे, उन कामों को आगे ले जाना, जैसे कि कवि सम्मेलन अगर 3 शहरों में होते हैं तो ज्यादा शहरों में हो, अच्छे स्तर के हों, ज्यादा लोग आए, उनकी व्यवस्था अच्छी हो, भारत से अच्छे कवि आए, वो हमारा प्रयास रहा। और जो चीजें वहां पर लिखित में निकल रही थी, जैसे प्रवासी साहित्य, तो प्रवासी साहित्य की जब बात होगी तो उसको प्रारंभ करने वाले, स्थापित करने वाले, संकल्पना के रूप में, विचार के रूप में और लेखन के रूप में मैंने बहुत प्रयास किया। क्योंकि उस समय में पुरवाई निकली, अक्षम संगोष्ठी निकली, प्रवासी टुडे निकली, तो वो जो सारी जो पत्रिकाएं थी उसके कारण से एक माहौल बना। और अक्षम संगोष्ठी की ओर से हम प्रतिवर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन करते थे जिसमें प्रवासी लेखक आते थे। प्रवासी लेखकों का मूल परिचय भारत से उसी के माध्यम से हुआ, चाहे वो शीशम बेदी थी, चाहे उषा राजे थी, चाहे दिव्या माथुर थी, चाहे तेजेंद्र शर्मा थे। ये सभी लोग जो है भारत में उस माध्यम से जुड़े, तो एक बहुत बड़ा एक आंदोलन जो है वो बना। परंतु सबसे बड़ा काम मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी प्राथमिकता थी, जो मैंने अभी प्रारंभ में आपसे कहा, कि मैंने सोचा कि देखिए, सिंघवी जी ने कवि सम्मेलन शुरू कर दिए, सम्मेलन है तो चलिए विश्व हिंदी सम्मेलन भी हो गया, तो हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि अगली पीढ़ी तक हिंदी कैसे जाए। तो वहां हमने एक हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता शुरू की, और उस हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता में सारे देश के अंदर जितने भी हिंदी के विद्यार्थी थे उनकी प्रतियोगिता होती थी, और चुने हुए 10 विद्यार्थियों को हम भारत लेकर जाते थे। उनको भारत में प्रधानमंत्री से मिलवाया, मंत्रियों से मिलवाया, और एक वहां पर इतना बड़ा क्रेज हुआ। मैं उस किताब में पढ़ रहा था कि पद्मेश जी बाद में वो ब्रिटेन से यूरोप में जो है, एक म्यूट कर लेंगे आप, चले, तो वो गए वहां पर रूस में। तो रूस में एक लड़की जो विद्यार्थी थी उनसे मिली, और उसने कहा कि मैं आपकी फोटो लगाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी फोटो क्यों लगाना चाहते हो? तो कहती कि मैं रोज याद आपको दिलाते रहना चाहती हूँ कि आपने मुझे भारत भेजना है। तो इतना बड़ा क्रेज यूरोप के अंदर ऐसा खड़ा हो गया कि जिसके कारण से हमने, और वो आप लोगों को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि 2001 में वो हमने हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता शुरू की थी। अभी पिछले वर्ष भी 2024 में भी वहां से विद्यार्थी आए थे जिनका हमने स्वागत किया, जो भारत यात्रा अभी तक चल रही है। तो लोग बदल गए, अब पद्मेश जी की जगह कोई दूसरे उसको देख रहे हैं, परंतु हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता मैं समझता हूँ मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसके कारण से शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसमें शिक्षण का इतना बड़ा नेटवर्क हो जितना बड़ा ब्रिटेन में है। और वो अपने समय में उसको खड़ा करना, तो वहां के पूरे देश को जोड़ने की दृष्टि से कवि सम्मेलन जन जागरण का काम करते हैं, लेखन स्थायी महत्व का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मेरे समय में भी 2003 के अंदर हुआ, परंतु जो सबसे बड़ा काम हुआ वो पूरे देश में अगली पीढ़ी को जोड़ने का काम हुआ, उनकी भारत यात्रा का काम हुआ। और वो तो इतना अधिक हुआ कि ब्रिटेन ही नहीं, जैसे मैंने बताया, कि पूरे यूरोप में उसका विस्तार हो गया था।
और आज जब हम वैश्विक हिंदी परिवार की तरफ से शिक्षण का काम कर रहे हैं, तो वो किया हुआ काम ही हमारे को, वो सारे संपर्क, वो सारे लोग जो जुड़े थे, वही हमारे साथ आज भी जुड़े। तो ये तो बात हुई ब्रिटेन की। जो मैं फिजी में गया, तो फिजी में हमने फिजी की स्थितियां अलग थी। फिजी में हिंदी जानने वाले लोग बहुत थे। फिजी में 2000 से ज्यादा रामायण मंडली हैं। तो पहला जो कार्यक्रम किया हमने, वो अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया, और उसमें और उससे जुड़े जो कुछ लोगों को, जिसको हमने भारत से बुलाया और जो कार्यक्रम किए, उसमें आप देखिए कि अरुण गोविल, उस समय मैं जब था तो हमने अरुण गोविल को आमंत्रित किया, और अरुण गोविल को देखने के लिए जैसे 26 जनवरी में पास होते हैं 1 किलोमीटर की लाइन लगती है, ऐसी लाइन मैंने लगते देखी है फिजी के अंदर, कि हमको अरुण गोविल के कार्यक्रम में जाना है, जो कि हमने हाई कमीशन की तरफ से उस कार्यक्रम को आयोजित किया था। ऐसे ही मेरे मन में बहुत था कि दिल्ली की जो सर्वश्रेष्ठ रामलीला जो श्री राम सेंटर की है, इसको वहां पर बुलाया जाए। और उसमें लेकिन दिक्कत ये थी कि 25 से ज्यादा उसके कलाकार थे, तो उन सब लोगों को लाना, वहां पर उनके लिए व्यवस्था करना, ये सब हमने किया। और बड़ी शानदार, उसमें भी प्रधानमंत्री जी का भी संदेश आया, देश के बड़े कैबिनेट मंत्रियों ने उसमें भाग लिया। परंतु एक जो बहुत बड़ी बात व्यापकता के स्तर पर हमने की, और जिसके कारण से शायद जितना मैं फिजी में याद किया जाता हूँ दुनिया के किसी और देश में नहीं, वो था कि हमने 6 महीने कार्यक्रम किया था। डॉक्टर श्री विश्वास सपकाल उस समय हाई कमिश्नर थे, उसका नाम रखा था नमस्ते पैसिफिका। तो भारत के जितने भी अच्छे सांस्कृतिक दल हैं, वो वहां पर उनको फिजी में आमंत्रित किया गया। अब उसके लिए आप समझते हैं कि सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं होता है कि भाई ठीक है ICCR कुछ पैसा दे देगी, लेकिन उनका कार्यक्रम कौन करेगा, पैसा कौन देगा। तो चूंकि मैं वहां पर डायस्पोरा का भी काम देखता था, तो मैंने वहां पर एक नया प्रयोग किया, और जितनी भी संस्थाएं भारतीय भाषाओं में काम करने वाली थी, जैसे तमिल संगम वहां की एक प्रमुख संस्था है, जैसे तेलुगु वालों की अपनी एक संस्था है, पंजाब की एक अलग संस्था है, उन सब संस्थाओं के लोगों को बुलाया, और हमने कहा कि आप लोग जो है दसियों सालों से एक मांग करते रहे हैं कि भाई हमारी भाषा के सांस्कृतिक दलों को बुलाएं। अब हम सांस्कृतिक दलों को तो बुला लेंगे, लेकिन उसका आयोजन आप करवाएं, उसके सभागार की व्यवस्था आप करें, उसके भोजन की व्यवस्था आप करें। तो आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि सब लोगों ने बड़ी खुशी खुशी उसको स्वीकार किया, और 6 महीने तक वो नमस्ते पैसिफिका जो चला, वो फिजी और आसपास के सब देशों में चला। और जो कार्यक्रम हुए वहां पर, वो समझ लीजिए कि हर तीसरे दिन पर एक कार्यक्रम, एवरी थर्ड डे। तो फिजी के इतिहास में, और मुझे नहीं पता अन्य देशों का, तो किसी भी देश के इतिहास में इतने कार्यक्रम होना बहुत कठिन था, लेकिन पूरे समाज को साथ लेने के कारण से वो हो पाया। हमने जब प्रारंभ किया हिंदी की दृष्टि से अगर देखते हैं, तो मैं 2015 मई में गया था, और सितंबर में शायद, या जून जुलाई में भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन था, जो कि भोपाल में था। तो मेरी इच्छा ये थी कि वहां अधिक से अधिक लोग वहां से आ पाए। शायद पिछले 5 या 6 विश्व हिंदी सम्मेलनों से 1 या 2 व्यक्ति उसमें आते थे, और वो भी वो आते थे जिनको सरकार पैसा देती थी। तो मेरे समय में 15 लोग आए, और 15 जो उस समय जो विदेशों से आने वाले, अपने निजी प्रयासों से आने वालों की संख्या थी, वो मॉरिशस के समकक्ष, मतलब दुनिया में सबसे अधिक लोग जहां से आए। और वो अभी सिर्फ 3 महीने का ही समय मुझे वहां पर मिला था। उसके बाद उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आए 2018 में, जब मॉरिशस में था। तो मॉरिशस में भारत से इतर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं से प्रतिभागी आए थे, तो वो फिजी से आए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि वर्ष 2023 में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जिसका प्रस्ताव मैंने 2018 में मॉरिशस में रखा था। तो फिजी को हिंदी से जोड़ने के मामले में मैं समझता हूं कि शायद उससे बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। और समाज को हिंदी के आयोजनों के साथ या भारतीय संस्कृति के साथ आयोजनों जो हैं उनको जोड़ने का जो आपने प्रयास किया, वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय। और जब समाज जुट के कोई काम करेगा, तो निश्चित रूप से
उसमें सफलता मिलेगी। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, चाहे वो तमिल संगम वाले हों, तेलुगु वाले, पंजाबी वाले, आपने उन सबको जोड़कर और उन सबके सहयोग से जो है हर 3 दिन में कार्यक्रम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लाखों, मैं कहूँ करोड़ों का खर्चा है उसमें, और कई देशों में आपने कार्यक्रम किए, हमें भी ये जानकारी है। तो निश्चित रूप से बहुत ही उल्लेखनीय कार्य आपका रहा और अभी भी आप कार्य कर रहे हैं। एक और जिक्र अभी आपने किया कि, और हम जानते भी हैं कि बहुत से विश्व हिंदी सम्मेलनों में आपकी भागीदारी रही है। आप विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन को वैश्विक हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार की दिशा में किस तरीके से, कौन कौन सी उपलब्धियां मानते हैं कि इन आयोजनों की रही प्रचार प्रसार? देखिए, आपने जो कार्यक्रम किया है आज, है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हिंदी को अब वैश्विक रूप से देखा जा रहा है। तो उसमें अगर किसी भी प्रयास का बहुत अधिक महत्व है तो विश्व हिंदी सम्मेलन का। उससे पहले जो है हिंदी एक भाषा जो है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि अभी दीपावली का कार्यक्रम था या दशहरे का कार्यक्रम था कि राम को ये मान लिया जाता है कि भाई राम तो ये फैजाबाद और अयोध्या या इसके आसपास के राम हैं, या उत्तर भारत के होंगे या पूरे भारत के होंगे, अगर हम मान लेते हैं कि चलो वो दक्षिण में भी गए थे और लंका तक पहुंचे थे। परंतु जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में है, उसमें राम की कितनी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत है। हमारे जो गिरमिटिया देश हैं उनमें संस्कृति का सबसे बड़ा आधार रामायण है। तो ये बात जो है ये जानना बड़ा आवश्यक है। उसी तरह से हिंदी को लेकर के, हिंदी केवल उत्तर भारत में, वो भी मेरठ की खड़ी बोली और इसके आसपास के क्षेत्र की भाषा है, उससे होते होते जो उसको वैश्विक विस्तार मिला, उसका एक प्रमुख कारण विश्व हिंदी सम्मेलन। 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जिसमें मॉरिशस के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्री राम गुलाम जी, वो वहां पर उस कार्यक्रम में थे। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस कार्यक्रम में थी। उसके बाद से लगातार विश्व हिंदी सम्मेलनों की जो श्रृंखला बनी है, उसके कारण से जो सरकारी स्तर पर और वैश्विक स्तर के ऊपर एक हिंदी की पहचान बनने में उसकी मदद मिली। जैसे अभी 1923 में हम गए वहां पर, 2023 में फिजी के अंदर, तो फिजी के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आए, फिजी के राष्ट्रपति उस कार्यक्रम के अंदर आए, भारत के विदेश मंत्री उस कार्यक्रम के अंदर गए, फिजी के कई कैबिनेट मंत्री उस कार्यक्रम में गए। तो शायद सामूहिक रूप से इतने लोग, कभी भारत से भी इतने वरिष्ठ लोग कभी वहां पर फिजी में नहीं गए होंगे जितने की पहली बार गए जब से फिजी बना है। तो उसका कारण ये विश्व हिंदी सम्मेलन है, जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2007 का, जिसमें मैं डेस्क ऑफिसर था, विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसमें बान की मून जो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उन्होंने पहला भाषण दिया और वो उसकी शुरुआत उन्होंने हिंदी में सब लोगों को औपचारिक अभिवादन करके दी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हिंदी पहुंची। 1999 में ब्रिटेन में ये हुआ। उसी तरह से सूरीनाम के विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं 2002 में था, 2003 में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दुनिया में जो वैश्विक स्तर पर हिंदी को ले जाने का बहुत बड़ा काम इसने किया। लेकिन जो हमारे जो कार्यक्रम है, उसमें जो हमारे जो सम्मेलन हुए, उसमें वहाँ की स्थानीय संस्थाओं की क्या भूमिका रही, वहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें से कितने प्रस्तावों को हमने लागू किया, कितने प्रस्तावों को गंभीरता से लागू किया, कितने प्रस्ताव ऐसे हैं जो कि जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं को पता होंगे कि हाँ ये प्रस्ताव भी पारित है। तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि सूरीनाम में पद्मेश जी ने कविता पढ़ी थी कि पर्चे पर पर्चे और खर्चे पर खर्चे तो बहुत हो गए हैं, लेकिन ये जो प्रस्ताव है ये तो मेरे पिताजी के समय में भी यही पास हुआ था और अभी भी ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। तो हम सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तो गंभीर प्रयास करने की कोशिश की थी कि जो प्रस्ताव पारित हुए उनका कार्यान्वयन भी देखा जाए। तो विश्व हिंदी सम्मेलन मेले ना बने, दुनिया के एकेडमिक्स लोग, जो अकादमिक स्तर पर प्रतिबद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, विवेकशील लोग हैं,
बहुत उद्भट किस्म के विद्वान हैं, उन सब लोगों को भी इसमें अवसर मिले। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि और की जानी चाहिए। तो परंतु फिर भी एक प्रयास के रूप में अच्छा है, बेहतरी की हमेशा संभावना रहती है। क्योंकि समय हम बहुत ले चुके हैं, मैं एक अंतिम प्रश्न बस लेना चाहूंगा। एक बहुत ज्यादा बार जो प्रस्ताव पारित किया गया वो ये कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा, जो भी भाषाएं हैं उसकी आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को शामिल किया जाए। उसकी अभी क्या स्थिति है, क्या प्रयास चल रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं, इस पे एक समग्र टिप्पणी। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं को लेकर शायद भारत सरकार का स्टैंड एक ही बार बड़ा स्पष्ट रूप से सामने आता है। वो है जब सुषमा जी विदेश मंत्री थी तो किसी ने प्रश्न किया था, तो उन्होंने उसके उत्तर में ये कहा था कि भारत सरकार तो बहुत प्रतिबद्ध है भाषाओं को लाने की, अपनी भाषा को लाने की दृष्टि से, परंतु कुल मिलाकर जो सारे जो तंत्र है संयुक्त राष्ट्र संघ का, अब देखिए जब तंत्र की बात कर रहे हैं तो ये भी एक बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जो है वो स्थायी देशों में नहीं है। अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, जो चौथा जो है वो महाशक्ति हो, और जिसका मतलब जिसका डायस्पोरा इतना बड़ा हो, सारी दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार रखता हो, वो कैसे महाशक्ति, उसको कैसे 5 देशों में आपने शामिल नहीं किया हो? कितना बड़ा अन्याय है। ऐसे ही हमारी भाषा, जिसको बोलने वाले 70 करोड़ 80 करोड़, समझने वाले 125 करोड़ 150 करोड़ लोग हैं, अगर उसको ये नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं, तो मैं तो अभी ये पढ़ रहा था कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ अपने ही ऊपर कुठाराघात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संदेश, उसका विचार, उसके मूल भावना कैसे लोगों तक पहुंचेगी अगर वो इन भाषाओं में नहीं होगी। परंतु एक बात हमको दिखाई देती है कि उसके वैकल्पिक कुछ प्रयास किए गए, जैसे कि सोशल मीडिया। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई एक्स है, एक्स में अगर उनका अकाउंट है, कहीं फेसबुक है, कहीं और सोशल मीडिया के अकाउंट है, तो उसमें अब जो सूचना है वो अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी दी जा रही है। तो ये एक संतोष का, जिन लोगों के लिए संतोष है उसका कारण हो सकती है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा बनाया जाना चाहिए। उसमें जो मुझे ध्यान में आता है कि जो उन्होंने जो उत्तर दिया था उसमें एक बात ये थी कि भारत सरकार को अगर उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता तो भारत सरकार तैयार थी, परंतु ऐसा होता है कि जिन देशों की वो भाषाएं हैं उन सब देशों को कुछ ना कुछ उसमें आर्थिक योगदान भी करना पड़ता है। तो ऐसे सभी देश और डायस्पोरा के देश अगर विशेष रूप से लेंगे तो शायद वो आर्थिक रूप से उतना योगदान कर सकेंगे, उतने सक्षम हो, ये संभावना कम है। तो उसमें एक जो आर्थिक दृष्टि से या वित्तीय दृष्टि से ये समस्या आई थी, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया था। परंतु उस सब के बावजूद अगर भारत दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, अगर भारत का डायस्पोरा इतना बड़ा है, अगर भारत की आवाज इतनी बड़ी है, तो भारत की भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में अवश्य स्थान देना चाहिए। और हमने जो प्रयत्न किए हैं सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी, हमें क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर सब देशों के अंदर एक समिति बनानी चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जिस दिन दिवस हो उस दिन हम कहें कि हाँ ये हिंदी को इसके अंदर मान्यता, जितनी मान्यता मिली है उससे आगे की मान्यता मिलनी चाहिए। तो सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर उसके लिए प्रयास हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने सबको याद दिलाई। सुषमा जी का जो बयान था उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें कुल मिला के करीब 400 करोड़ के आसपास का खर्च होगा और उसके लिए भारत सरकार तैयार है। लेकिन प्रक्रिया के बारे में तब उन्होंने बताया था कि किसी और देश को ये प्रस्ताव देना होगा और जो उसकी निर्धारित संख्या है 2/3 देश कम से कम उसका समर्थन करें। बहुत और काफी वायरल भी हुआ था उनका ये जो बयान है। एक और चीज जो आपने सोशल मीडिया वाली बताई, उसके साथ साथ रेडियो का पॉडकास्ट भी जो है हिंदी में शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। कुछ जो कार्यक्रम है वो हिंदी में संयुक्त राष्ट्र की ओर से आते हैं। तो खैर ये आखिरी प्रश्न था और हम सबको जो है आपके जो 4-5 दशकों का अनुभव है उस अनुभव का हम सबको लाभ मिला।
बातें बहुत सी हैं। कहते भी हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम 4 घंटे भी बात करें इस विषय पर तो शायद ना तो मेरे प्रश्न समाप्त होंगे और ना ही आपके उत्तर समाप्त होंगे। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बस मैं पुनः जो है आपको आपके जो भी विशद अनुभव है उसको देखते हुए और आपकी जो हिंदी के प्रति सेवा है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप शतायु हों, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और हिंदी के लिए जो भी आवश्यक कदम है आप उठाते रहें, हम सबका मार्गदर्शन करते रहें और कुछ बेहतर करने का प्रयास हम लोग निश्चित रूप से मिलकर करेंगे। और इसी के साथ मैं शैलेश जी आपके प्रश्नों से भी बहुत प्रभावित हुआ और आपके जो ये 30 दिन का यज्ञ आपने किया इसके लिए भी आपको शुभकामना देता हूँ कि इतना प्रयास भाषा के लिए आप कर रहे हैं। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों का जो अभी जुड़े हुए हैं और मुझे इसमें दिखाई भी दे रहे हैं, मॉरिशस से भी हैं और हॉलैंड से भी हैं। अभी मैं यादव जी को भी देख रहा था, शायद जितेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। तो और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उन्होंने भी, उनका मैं समझता हूँ भाषा के प्रति इतना गहरा लग। हरदीप कौर जी जुड़ी हुई हैं शायद खालसा कॉलेज से, उनका भी धन्यवाद, मैंने पहले देखा था। नमस्कार सर। जी नमस्ते नमस्ते। तो सभी लोगों का बहुत धन्यवाद और ये सब लोग इस कारण से जुड़े कि इनका भी भाषा के प्रति गहरा लगाव है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जो है 1 और 1 11 और 111 और 1011 हो सकते हैं। आप सब लोग भाषा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। जो हमसे संपर्क कर सकते हैं और कुछ करना चाहते हैं इस दिशा में, उनका भी स्वागत है। हम सब लोग शैलेश जी के भी जो प्रयत्न चल रहे हैं उनका भी समर्थन और स्वागत है। हम सब लोग जुड़े रहें, भाषा से जुड़े रहें और सक्रिय भागीदारी करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद जी। मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि शुरुआत में हमने योजना बनाई थी कि इस जो अवसर है हिंदी पत्रकारिता का 200वां वर्ष, उसको 1 महीने तक हम मनाएं। फिर हमारी जो आयोजन समिति है, हमने सबके साथ चर्चा करके तय किया कि पूरे वर्ष 30 मई 2025 से 30 मई 2026 तक ये आयोजन चलेंगे, पूरे 1 वर्ष तक। और इसमें जो समापन समारोह है उसमें हम हिंदी से, हिंदी के जो अलग अलग आयाम हैं, प्रयोजन मूलक आयाम उसके जो हैं, चाहे वो हिंदी पत्रकारिता हो, सृजनात्मक लेखन हो या अन्य जो आयाम है, करीब 20 से 25 जो सम्मान है वो भी हम समापन समारोह में देंगे। और बहुत जल्दी उसकी सूचना हम लोग जारी करेंगे, क्योंकि अभी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं तो बहुत सारा जो लिटरेचर तैयार करना है उसमें उसको रिव्यू करना है। मैंने तैयार किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सार्वजनिक करने से पहले एक बार उसकी समीक्षा और संशोधन फिर से किए जाएं। तो आप सबका स्वागत है। आप पूरे वर्ष तक इन कार्यक्रमों से जुड़ें और अपनी जो जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। और मैं इसी सूचना के साथ पुनः जो है आज के माननीय मुख्य अतिथि, आज के विषय विशेषज्ञ मान्यवर अनिल जोशी जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और उन्हीं की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बधाई शैलेश।